हेलो माय लवली लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सोर्स विद नीता चौहान। और आज हम कर रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर कंटिन्यू ही करेंगे हम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले मैं आपको यहाँ इस चैप्टर के ही 3 पार्ट मैं इस वीडियो के डाल चुकी हूँ। आज ये 4th पार्ट बनेगा, तो कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम मराठा प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन। तो मराठा प्रशासन जो था वो प्राचीन भारतीय परंपरा पर आधारित था। द फॉर्म ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग शिवाजी टाइम वॉज वेरी इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब तो विस्तृत होना। तो शिवाजी के समय में मराठा प्रशासन का जो स्वरूप था वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत था, मतलब बड़े लेवल पर था। सेवरल डिपार्टमेंट्स वर क्रिएटेड, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए थे टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। और प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए उसे अनेक डिपार्टमेंट में, विभागों में क्या कर रखा था, बांट रखा था। छत्रपति द महाराजा हिमसेल्फ वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग शिवाजी टाइम। तो शिवाजी के समय में महाराजा जो होते थे वो खुद प्रशासन का एक केंद्र बिंदु होते थे। द महाराजा मेनली अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति। महाराजा होते थे वो प्रमुख रूप से छत्रपति की उपाधि धारण करते थे। द कॉरोनेशन ऑफ छत्रपति वॉज डन इन ए ग्रैंड सेरेमनी अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन। तो जो राज्याभिषेक, छत्रपति का जो राज्याभिषेक होता था वो एक वैदिक परंपरा के अनुसार होता था, उसके लिए और भव्य समारोह किया जाता था। एट द टाइम ऑफ हिज कॉरोनेशन, तो शिवाजी टुक ए वॉ। तो जब उन्होंने राज्य अभिषेक करवाया या फिर उनका राज्य अभिषेक हुआ, तो शिवाजी टुक ए वो का मतलब था शपथ लेना या कसम खाना, टू प्रोटेक्ट द काउ एंड ब्राह्मण्स बाय अडेप्टिंग हिंदू पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की मतलब हिंदू पैट्रियार्की का मतलब कह सकते हो आप, हिंदू के मुखिया या हिंदू राजा शासक होने के नाते उन्होंने एक कसम खाई थी कि वो गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का क्या करेंगे, व्रत लिया था उन्होंने। तो उनकी ब्राह्मण और गायों की वो रक्षा करेंगे। तो ये कब हुआ था, जब हिंदू पातशाही उन्होंने अंगीकृत किया था या ग्रहण किया था, मतलब हिंदू का मुखिया बनने का जो पद था वो उन्होंने ग्रहण किया था, उस वक्त ये उन्होंने कसम खाई। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हिंदुत्व रिफॉर्मर। हिंदुत्व जो धर्म था उसका उद्धार की जो पदवी वो धारण की थी उन्होंने। छत्रपति वॉज द हेड ऑफ द आर्मी, फाइनेंस, जस्टिस, रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। छत्रपति जो होते थे वो सेना और फाइनेंशियल मतलब वित्त, और जस्टिस मतलब न्याय, और धर्म और प्रशासन का मुखिया हुआ करता था। दस महाराजा वॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार जो महाराजा मराठा जो थे वो प्रशासन का केंद्र बिंदु और उच्चतम शिखर था उनका ये। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी द पावर ऑफ महाराज ग्रेजुअली वैन एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय द पेशवा। वैन का मतलब होता है क्षीण होना, मतलब समाप्त होने की कगार पर आना। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद महाराजे की जो शक्ति होती थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और उसकी जगह पेशवा ने प्राप्त कर ली थी। आप यहाँ देख सकते हो कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, ये है अष्टप्रधान परिषद। इसमें क्या लिखा हुआ है कि शिवाजी अपॉइंटेड ए काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। शिवाजी ने प्रशासन में सहायता के लिए यहाँ पर 8 जो थे मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी। दिस वॉज कॉल्ड अष्टप्रधान, जिसको कहा गया था अष्टप्रधान। इट्स एम वॉज टू एड का मतलब होता है हेल्प देना। तो इसका मुख्य जो कार्य था वो हेल्प करना, एडवाइस करना, और एडवाइस मतलब सलाह देना या परामर्श करना। तो किस में करते थे ये परामर्श, ये प्रशासनिक कार्य में इतनी इसकी हेल्प करते थे। प्रशासनिक कार्य में ये लोग हेल्प करते थे और सलाह देते थे। इट्स मेन फंक्शन वॉज ओनली टू गिव एडवाइस टू द किंग। इसका जो अगर माने तो मुख्य जो कार्य होता था वो राजा को सिर्फ परामर्श देना होता था, एडवाइस देना होता था। इट वॉज द डिसीजन ऑफ छत्रपति टू एक्सेप्ट द एडवाइस। और परामर्श जो है स्वीकार करना छत्रपति का निर्णय होता था कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। जनरली द टास्क ऑफ द अष्टप्रधान वॉज ओनली टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ शिवाजी एंड टू सुपरवाइज हिज डिपार्टमेंट। अगर हम देखें तो नॉर्मली अष्ट जो प्रधान थे उनका कार्य शिवाजी के निर्देशों का पालन करना था और अपने जो विभाग उन्हें डिपार्टमेंट सौंपे गए थे उनकी निगरानी करना था केवल। इन द जुरिडिक्शन ऑफ अष्टप्रधान द मिनिस्टर वर रिस्पॉन्सिबल टू शिवाजी। या देखिए अष्टप्रधान के जो मंत्री होते थे शिवाजी के प्रति अपने वो क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे। ये तो यहाँ पर मेन डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं कि पेशवा जो होता था वो प्राइम मिनिस्टर होता था, अमात्य जो होते थे वो फाइनेंस एंड रिवेन्यू मिनिस्टर्स होते थे। और यहाँ पर ये देखें कि वाकिया नवीस जो है वो डिटेल ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, मतलब दरबार की जो गतिविधियाँ होती थी, जो उसमें कार्य होते थे
उनका वर्णन, ये मतलब उनका विवरण, उनकी एक स्क्रिप्ट रखते थे, एक लिस्ट बनाकर रखते थे। तो वो करते थे वाकिया नवीस, दरबार में जो भी एक्टिविटी थी होती थी उसको अपने रिकॉर्ड में रखते थे। और दाबीर या सुमंत कहें तो वो कौन होते थे, फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री होते थे। और आरंभ नवीस और सचिव जो होते थे वो गवर्नमेंट कॉरस्पॉन्डेंस, जिसको हम राजकीय पत्र व्यवहार कह सकते हैं। तो मतलब जो पत्र व्यवहार मतलब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और आगे है सर ए नौबत जो कि चीफ जनरल होते थे, और न्यायाधीश जो कि प्रमुख न्यायाधीश होते थे। और आगे है पंडित राव जिसको रिलीजियस अफेयर्स मतलब धार्मिक मामले संभालता था। आगे है पेशवा में दिया हुआ है कि पेशवा दिस वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग। तो जो पेशवा होते थे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन द एब्सेंस ऑफ द किंग, राजा की अनुपस्थिति में पेशवा लुक आफ्टर हिज अफेयर्स, तो उनके जो मामले होते थे, उनके जो कार्य होते थे वही संभालते थे। ऑन गवर्नमेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ही यूज टू साइन आफ्टर द स्टैम्प ऑफ छत्रपति। और सरकारी जो पत्र होते थे, जो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके लेटर्स होते थे, उन पर छत्रपति की मोहर के बाद अपने हस्ताक्षर करते थे। द पेशवा वॉज नॉट पावरफुल ड्यूरिंग शिवाजीज टाइम। जो पेशवा होते थे वो पेशवा जो थे वो शिवाजी के समय में ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी की मृत्यु के बाद द पोस्ट ऑफ पेशवा गॉट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। तो कहते हैं कि ज़्यादातर क्या हुआ था कि शिवाजी की मृत्यु के बाद राजनीतिक गड़बड़ी होने लगी थी, और इसका सबसे ज़्यादा जो लाभ है पेशवा पद को प्राप्त हुआ था। द पोस्ट ऑफ पेशवा बिकम हेरिडिटरी। और जो पेशवा होता था उसका जो पद था वो वंश अनुगत हो रहा था, समय के साथ बदल रहा था। तो कौन सा टाइम था, वो साहूजी महाराज का समय था जब ये जो पेशवा पद था वो वंश अनुगत होने लगा था। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ संगोल, तो संगोल जो ट्रीटी हुई थी वो 1750 में हुई थी। यहाँ पर ये थोड़ा सा कट में आ गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1750 लिखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 1750 है यहाँ पर। तो 1750 में संगोल की जो संधि हुई थी उसके बाद पेशवा ट्रांसफर द एंटायर पावर ऑफ छत्रपति टू हिमसेल्फ। तो पेशवाओं ने छत्रपति की जो सत्ता थी वो सारी की सारी ट्रांसफ़र कर ली थी, अपने हाथों में ले ली थी उन्होंने। नेक्स्ट है लैंड रिवेन्यू सिस्टम, मतलब भू राजस्व व्यवस्था। द मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो जो मेन सोर्स इनकम का जो आय का या व्यय का जो भी था, तो वो जो था मेन साधन जो था वो था फॉर द मराठा स्टेट, मतलब मराठा राज्यों के लिए वर एग्रीकल्चर टैक्सेस एंड अदर प्रीवेलेंट टैक्सेस। तो वो थे कृषि कर और दूसरे कई प्रचलित कर भी हुआ करते थे इसमें, जैसे कि सरदेशमुखी, चौथ, ये हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो 1/10 ऑफ द फार्मर, जो फार्मर होता था उसकी एक 10वां भाग जो होता था उसकी किसका कि उत्पादन का, तो वसूल लिया करते थे उस टाइम पे। क्या किसमें, प्रोडक्शन वॉज कलेक्ट एज सरदेशमुखी टैक्स, वो किसके रूप में, सरदेशमुखी के रूप में उनसे ले लिया करते थे। अनोदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम वॉज द टैक्स कॉल्ड चौथ। और दूसरा जो इसके अलावा जो दूसरा था वो था चौथ नामक का, जिसमें 1/4 भाग जो होता था वो पड़ोसी राज्य से उसकी आय का, यह पड़ोसी राज्य की उसकी आय का 1/4 भाग जो है वो इस रूप में वसूला जाता था। इट वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट, इसमें ये लिखा है एज 1/4 ऑफ इट्स इनकम। अपार्ट फ्रॉम दिस द मेन सोर्स फॉर इनकम ऑफ द स्टेट, और इसके अलावा जो इनकम ऑफ द स्टेट होती थी, साधन तो होते थे, वो होते थे हाउस टैक्स, इरीगेटेड लैंड टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी एट्सेट्रा। इट मीन्स गृह कर होता था, जो जिस भूमि पर हम फसल बोते थे तो उससे सिंचित भूमि कर कहा गया है। और आगे है कस्टम ड्यूटी, तो मतलब यहाँ पर ये सीमा शुल्क कह सकते हो आप। जैसे कि अब रोड पे कई बार हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा बीच में बहुत बड़ा सा जिसको हम टोल टैक्स कह सकते हैं उस तरह का होता है, तो वो टोल टैक्स भी इस तरह से एक टैक्स का ही रूप होता है, तो ये भी उस टाइम पे भी लिए जाते थे। नेक्स्ट है मिलिट्री। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी द मराठा हैड ए वेरी पावरफुल आर्मी हुज सैलरी वॉज पेड डायरेक्टली फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी है, हाँ ट्रेजरी है यहाँ पर। तो कहते हैं कि जो शिवाजी था उनके समय में मराठाओं के पास एक बहुत ही शक्तिशाली सेना थी, और जिनका जो वेतन होता था, सैलरी होती थी, वो सीधे शाही खजाने से दी जाती थी। शिवाजी नेवर डिपेंड ऑन द आर्मी ऑफ द फ्यूडेटरीज। तो शिवाजी जो थे वो सामंतों के
तो जो शिवाजी तो कभी भी सामंतों की सेना पर निर्भर नहीं रहते थे, क्योंकि इससे पहले हमने कई चैप्टर में देखा है सामंत राजाओं की सेना से और पैसों के द्वारा हेल्प करते थे, लेकिन शिवाजी कभी भी इस तरह की हेल्प के लिए उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। आगे है पद्धति वॉज द कैवलरी चीफ इन द मराठा आर्मी। तो कह रहे हैं कि इस समय मराठा सेना में एक पद्धति घुड़सवार प्रमुख होता था। हॉर्समैन वर डिवाइडेड इनटू मेजर कैटेगरीज लाइक बारगीर, सिलधर, पागा। तो मतलब घुड़सवारों को बारगीर, सिलेदार या पागा ऐसी कुछ प्रमुख श्रेणियों में बांटा हुआ था। द आर्मी वॉज रेगुलर एंड वेल इक्विपाइड। तो सेना होती थी वो काफ़ी हथियारों से सुसज्जित होती थी। द एंटायर आर्मी यूज टू कम अंडर एन ऑफिसर नेम सर ए नौबत। तो ये कहते हैं कि सारी जो सेना होती थी वो सर ए नौबत नामक एक अधिकारी होता था, उसके अधीन आती थी। शिवाजी इंक्लूड सोल्जर्स ऑल ऑफ द रिलीजन्स एंड कास्ट इन हिज आर्मी। तो उन्होंने क्या किया था कि शिवाजी ने अपनी सेना में सभी धर्म और जातियों की सेना को शामिल कर रखा था। ही आल्सो बिल्ट ए फ्लीट एट कोलाबा। तो उन्होंने कोलाबा में एक जहाज जैसा बेड़ा होता था, जहाज का झुंड होता है, उसका भी निर्माण करवाया। अंडर द पेशवा द सेंट्रल आर्मी हैड बिकम फ्यूडल इन नेचर। तो पेशवाओं के अधीन केंद्रीय सेना का स्वरूप जो था वो सामंतशाही हो गया था। तो कह सकते हैं हम कि जो पेशवा थे उनके जब अधीन आया तो जो केंद्र की जो शासन होती थी तो वो सामंतशाही हो गई थी, मतलब सामंतों के अंडर आ गई थी वो चीज़ें। दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग ह्यूज जागीर टू द आर्मी इन ल्यू ऑफ कैश सैलरी। तो इसमें क्या हुआ था, उन्होंने सेना को नगद वेतन के बदले बड़ी बड़ी जागीरें बांटना शुरू कर दिया था। द पेशवा सेट अप फैक्ट्रीज इन पूना एंड जुनार टू मैन्युफैक्चर आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब होता है कारखाना कह सकते हो या तोपखाना भी कह सकते हैं हम, जिसमें फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना और ये जो आर्टिलरी का मतलब है तोपखाना। तो इसमें कह रहे हैं कि जब वो जागीर बांटते थे तो पेशवाओं ने तोपखाना बनाने के लिए पुणे और जूनर में अपने कारखाने स्थापित किए। नेक्स्ट है जुडिशियल सिस्टम। इन द मराठा एम्पायर जस्टिस वॉज डन इम्पॉर्टेंट टू एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन। तो न्याय प्रणाली में क्या था कि मराठा साम्राज्य में न्याय जो था वो प्राचीन भारतीय परंपराओं के अनुसार किया जाता था। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मराठा थे वो काफ़ी भारतीय परंपराओं के अनुसार काफ़ी सारे कार्य करते थे। द सुप्रीम हेड ऑफ जस्टिस वो द छत्रपति और पेशवा। इसमें कहा कि न्याय का जो सर्वोच्च मुखिया होता था वो छत्रपति या पेशवा होता था। ही यूज्ड टू गिव डिसीजन विद द हेल्प ऑफ द जज एंड पंडित राव। तो वे न्यायाधीश और पंडित राव की सहायता से ही निर्णय लेते थे या देते थे। शिवाजी कोर्ट वॉज कोल्ड धर्म सभा और हुजूर हाजिर मिजलिस। तो इसमें कहते हैं शिवाजी का जो न्यायालय था वो धर्म सभा जो होती थी उसमें वो उसको धर्म सभा या फिर हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। तो जहाँ जब शिवाजी न्यायालय या न्याय कोर्ट लगाते थे तो उसे इस नाम से पुकारा जाता था कि उसे या तो फिर न्याय धर्मसभा कहा जाए या फिर उसको हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। पटेल इन द विलेज, मामलातदार इन द डिस्ट्रिक्ट, सर सूबेदार इन द स्टेट यूज टू डू द जुडिशियल वर्क। तो कहते हैं गाँव में तो पटेल, जिले में मामलतदार, सूबे में सूबेदार न्याय का कार्य करते थे। तो यहाँ पर पहले तो जैसे गांव में आज के टाइम पे सरपंच होते हैं तो उस वक्त गांव में पटेल होते थे। जिलों में जैसे कि जिले में देखते हैं वकील होते हैं, जज होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग नाम दिए गए थे। पंचायत यूज टू डिसाइड द डिस्प्यूट इन द विलेज। जो गाँव के झगड़े होते थे उनका फैसला पंचायत करती थी। द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द मराठाज वॉज क्वाइट रिजिड एंड रिफॉर्मेटिव। मराठाओं की जो न्याय प्रणाली थी वो काफ़ी कठोर और सुधारात्मक थी। तो रिजिड का मतलब होता है कठोर होना एंड रिफॉर्मेटिव मतलब होता है सुधारात्मक। दस वी नो दैट द मराठा ऑर्गेनाइज्ड ए पावरफुल स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ द शिवाजी इन साउथ इंडिया। तो कहते हैं कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने शक्तिशाली राज्य का एक संगठन स्थापित कर लिया था। द पेशवा फर्दर एक्सपेंड शिवाजी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। और पेशवाओं ने शिवाजी की क्षेत्र विस्तार की नीति को और अधिक फैलाया था। द सैफ्रॉन फ्लैग ऑफ द मराठास वॉज वेविंग ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में मराठाओं का जो भगवा झंडा था वो लहराने लगा था। द मराठा एम्पायर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट
in the early 19th century, and the British East India Company decimated the Maratha state by establishing subsidiary alliance and with the Maratha chieftains. 19वीं शताब्दी के शुरुआत में मराठा साम्राज्य का जो है डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है विघटन होना, मतलब कम होते चला गया था, घट मतलब पतन होता हुआ शुरू होने लगा था 19वीं शताब्दी सेंचुरी के समय पर। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सरदारों के साथ सहायक संधियां स्थापित करना मतलब शुरू कर दिया था, और ऐसा करके मराठा राज्य को क्या कर दिया था, क्षीण कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था। तो यहाँ पर जो है संधि का मतलब सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है, यहाँ दे रखा है जो कि उन्होंने संधि शुरू कर दी थी। किस प्रकार की संधि शुरू कर दी थी? ये सब्सिडरी अलायंस का मतलब यहाँ पर ये दिया गया है कि सब्सिडरी अलायंस मतलब होता है सहायक संधियाँ, और किसके साथ? जो मराठा थे उन सरदारों के साथ, जिसकी वजह से ये इनकी जो कंपनी थी वो डिक्लीमेट द मराठास की, जो डिक्लीमेट का मतलब होता है क्षीण होना या कम होना, तो उनकी जो है शक्तियाँ कम होती चली गई थी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी, जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य का जो शक्ति थी वो कम होनी शुरू हो गई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सरदारों के साथ सहायक संधि स्थापित करके मराठा राज्य को कमज़ोर कर दिया था। तो ये उन लोगों का पहला स्टेप था जब जो अंग्रेज़ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जो भारत में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, एंट्री करनी शुरू कर दी थी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।